2025 में एक नई इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म ने तहलका मचा दिया है। ये फिल्म रहस्यमय और रोमांचक कथानक, डरावने दृश्यों और अद्भुत प्रस्तुतिकरण के साथ दर्शकों को झकझोरने का वादा करती है। साल की शुरुआत में देखने के लिए ये एक अवश्य देखी जाने वाली उत्कृष्ट कृति मानी जा रही है। कहानी की शुरुआत में नौसेना से सेवानिवृत्त होकर लौटे फरीस अपनी खूबसूरत पत्नी तन्वी से मिलते हैं। दोनों की शादी को कई साल हो चुके हैं और उनका एक 7-8 साल का बच्चा भी है। इसके बावजूद तन्वी अपनी मोहक सुंदरता और आकर्षण से फरीस का दिल जीत लेती है। लेकिन किसे पता था कि इतनी मनमोहक तन्वी पर एक दुष्ट आत्मा का साया होगा। उसी रात जब फरीस अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहते थे और अपनी दूरियों को मिटाना चाहते थे, तन्वी ने सफेद तकिए को गले लगाकर सोने की इच्छा जताई और बहाना बनाकर कहा कि वो अस्वस्थ है। फरीस को यह बात खटकी। जब वो बाथरूम गया तो उसने देखा कि घर में इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो उसके बहाने का समर्थन करती। इससे फरीस को समझ आ गया कि तन्वी उससे कुछ छिपा रही है। फरीस ने उसी समय तन्वी से यह सवाल किया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। Yang sudah mengangkat derajatmu. Ada banyak kalimat yang saya belum selesaikan. फरीस को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी तन्वी ने उसका साथ क्यों ठुकरा दिया। ये बात उसे गहराई से खटक रही थी और उसके मन में शक पैदा हो गया कि शायद तन्वी का किसी और के साथ संबंध है। जब फरीस ने तन्वी से सवाल किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसकी बातों को टाल दिया। ये चुप्पी फरीस के लिए सच मानने के बराबर थी। गुस्से में उसने कसम खाई कि वो उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसने उसके रिश्ते को तोड़ा है और उसे उसकी सजा दिलाएगा। लेकिन फरीस को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। अगली सुबह जब फरीस जागा तो उसे ये देखकर झटका लगा कि तन्वी घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। जब फरीस ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि तन्वी की करीबी दोस्त मीतू खड़ी थी। मीतू ने बताया कि हाल ही में तन्वी एक कहानी लिखने के काम में व्यस्त थी और इसी कारण वो जल्दी घर से निकल जाती थी और देर रात लौटती थी। इसी वजह से मीतू उसकी मदद कर रही थी और उनके बच्चे को स्कूल ले जाने का जिम्मा संभाल रही थी। लेकिन मीतू को भी तन्वी के गायब होने की कोई जानकारी नहीं थी। उसने बताया कि तन्वी किसी होटल में काम कर रही थी, लेकिन इस बारे में सिर्फ निर्देशक वायु को पता था। Mas Faris bajunya kusut sekali. मन में फिल्म इंडस्ट्री की गंदी सच्चाइयों का ख्याल आते ही फरीस ने यह तय कर लिया कि वायु ही वो व्यक्ति है जो उसकी पत्नी को उससे दूर ले गया। मीतू के बच्चे को लेकर जाने के बाद पड़ोसी टोनी ने भी फरीस से संपर्क किया। टोनी ने चेतावनी दी कि शायद तन्वी पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। Tadi subuh saya lihat lagi dia pergi sendiri. टोनी के अनुसार पिशाच की मम्मी जैसी दिखने वाली ये दुष्ट आत्मा जिसे भी निशाना बनाती है उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन फरीस को भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो खुद को तार्किक और नास्तिक मानता था और ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहता था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जब टोनी घर से जा रहा था तो बेड पर रखा सफेद तकिया धीरे धीरे अपनी असली भयानक शक्ल में बदल रहा था। टोनी को विदा करने के बाद फरीस ने घर में वायु का नंबर ढूंढा और उससे संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसका फोन जुड़ा, वायु ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि वो तन्वी के मामलों में दखलंदाजी न करे। Jangan suruh dia berhenti. Hasratnya sedang berapi-api. वायु की बातों में छिपा उपहास और तंज फरीस के लिए एक सीधा चुनौती जैसा था। फरीस ने ठान लिया कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। वो घर में हर जगह तलाश करने लगा ताकि तन्वी की बेवफाई का सबूत मिल सके। बहुत खोजने के बाद उसे तन्वी के बैग में कुछ तस्वीरें और एक होटल का विज्ञापन मिला। तस्वीरों में तन्वी किसी आदमी के साथ बेहद करीबी अंदाज में नजर आ रही थी और वो आदमी वही वायु था जिससे फरीस ने फोन पर बात की थी। लेकिन सिर्फ इन तस्वीरों और विज्ञापनों से यह साबित नहीं हो सकता था कि तन्वी का वायु के साथ कोई अवैध संबंध है। इसलिए फरीस ने इन सबूतों को एक प्राइवेट डिटेक्टिव को सौंप दिया और उनसे इस मामले की गुप्त जांच करने का अनुरोध किया। थोड़ी देर बाद जब फरीस घर वापस लौटा तो तन्वी की सहेली मीतू अचानक वहां आ गई। बुद्धि जब घर वापस आया तो फरीस को लगा कि मीतू, जो तन्वी की अच्छी सहेली है, शायद उसकी बदले हुए व्यवहार का कारण जानती हो। लेकिन मीतू ने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने फरीस की तारीफ करते हुए कहा कि वो अब तक का सबसे अच्छा इंसान है। मीतू ने फरीस की जैकेट उतारने में मदद की और अचानक उसे चूमने की कोशिश की। दोनों अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे कि तभी बुद्धि अचानक कमरे में आ गया। ये देखकर दोनों ने खुद को संभाल लिया। बुद्धि ने सिर्फ ये कहा कि वो चाहता है कि फरीस उसकी नहाने में मदद करे। ये सुनकर फरीस ने राहत की सांस ली और बेटे को लेकर बाथरूम चला गया। नहाने के दौरान बुद्धि अचानक डर के मारे छत की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने कहा कि छत पर लाल रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फरीस को वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखा। इसी बीच पूरे दिन गायब रहने के बाद तन्वी घर लौट आई। फरीस ने बेटे की बात को नजरअंदाज कर दिया और सीधे तन्वी से सवाल करने लगा कि क्या वो वायु से मिलने गई थी। तन्वी को अपने पति द्वारा इस तरह जांच पड़ताल किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। जैसे ही तन्वी गुस्से में जोर जोर से बोलने लगी, छत पर लाल धब्बे फिर से उभर आए। कमरे की लाइट्स अजीब तरीके से झपकने लगी। तन्वी का शरीर जैसे किसी भूतिया शक्ति के कब्जे में आ गया हो। वो कांपने लगी और उसके बोलने का अंदाज भी डरावना हो गया। अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में फरीस को तन्वी की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी, लेकिन वो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाया। कुछ देर बाद जब लाइट्स दोबारा जली तो फरीस ने देखा कि तन्वी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। तन्वी की पुकार अचानक दर्द भरी चीख में बदल गई और वो अचेत हो गई। ये देखकर फरीस ने तुरंत तन्वी को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया ताकि वो आराम कर सके। लगातार हो रही अजीब घटनाओं ने फरीस को बेहद बेचैन कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसने आईने में कुछ ऐसा देखा जिसने उसे झकझोर दिया। उसे लगा कि तन्वी के पास रखा सफेद तकिया अचानक जीवित हो गया है। चौंक कर उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां वही सामान्य तकिया पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था और वो खुद को शांत करते हुए लाइट बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर बाद तन्वी ने तकिए को कसकर पकड़ लिया और उसे कुछ इस तरह से रगड़ने लगी जैसे वह किसी विचित्र सपने में हो। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी जो फरीस को परेशान कर रही थी। घबराकर फरीस ने तुरंत लाइट चालू की और तकिए को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद तन्वी शांत हो गई। इसी बीच अचानक फोन की घंटी बजी। जब फरीस फोन उठाने के लिए बिस्तर से नीचे उतरा तो उसने देखा कि वही तकिया जो उसने फेंका था अब किसी भयानक राक्षस की शक्ल ले चुका है।
लेकिन इस बात से अनजान फरीस ने फोन उठाया। फोन पर उसे पता चला कि वायु अभी अभी एक होटल में गया है। ये सुनते ही फरीस को यकीन हो गया कि तन्वी हर रात उसी होटल में वायु से मिलने जाती है। गुस्से से भरकर फरीस ने तन्वी को जगाने के लिए उसे खींचना चाहा, लेकिन उसने देखा कि तन्वी, जो अभी थोड़ी देर पहले बिस्तर पर थी, अब अचानक गायब हो गई है। फरीस ने घर के हर कोने में तन्वी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसे लगा कि तन्वी फिर से वायु से मिलने होटल चली गई है। बिना देरी किए फरीस भी उस होटल की ओर रवाना हो गया। टिव होटल पहुंचकर कमरे की चाबी लेकर सीधा उस कमरे में दाखिल हुआ जहां वायु ठहरा हुआ था। कमरे में पहुंचने पर उसने देखा कि वायु अकेला सोफे पर बैठा स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। तभी फरीस भी वहां आ गया और गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बंदूक वायु की ओर तान दी। उसने वायु से कड़े शब्दों में पूछा कि उसने तन्वी को कहां छिपा रखा है, लेकिन बंदूक की नोक पर भी वायु डरा नहीं। उल्टा उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके हाथ में जो स्क्रिप्ट है वही तन्वी है। वायु की इस बात ने फरीस को और भड़काया। उसने झट से वायु के हाथ से स्क्रिप्ट छीनी और जमीन पर पटक दी। इसके बाद उसने वायु की जमकर पिटाई की और गुस्से में होटल से बाहर चला गया। जब फरीस घर पहुंचा तो उसने देखा कि तन्वी बाथरूम में बाथटब के अंदर पड़ी हुई है। वो सफेद तकिए को कसकर पकड़े हुए थी और उसके शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा था। ये देख फरीस ने उसे तुरंत उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी इस हालत ने फरीस का दिल तोड़ दिया। अब वो तन्वी से ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वो वायु के साथ संबंधों में है या नहीं। इसके बजाय उसने बेटे बुद्धि से पूछा कि क्या वो जानता है कि तन्वी कब वापस आई, लेकिन बुद्धि ने जवाब दिया कि उसकी मां ने घर छोड़ा ही नहीं था। ये सुनकर फरीस चकित रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर तन्वी पूरे समय घर में थी तो वो उसे पहले क्यों नहीं देख पाया। जब वो इन सवालों में उलझा हुआ था तभी अचानक तन्वी उठकर जाग गई। उसने एक लाल पोशाक पहनी और एक छतरी लेकर घर से बाहर निकल गई। वो तुरंत एक टैक्सी में बैठकर उसी रहस्यमय होटल की ओर रवाना हो गई। टैक्सी का ड्राइवर तन्वी की लाल पोशाक और रहस्यमयी व्यक्तित्व को देखकर उसे किसी एस्कॉर्ट जैसा समझ बैठा। उसकी नीयत बदलने लगी और उसके इरादे गलत दिशा में जाने लगे। जब तन्वी होटल के पास पहुंची तो टैक्सी का ड्राइवर उसकी सुंदरता और रहस्यमय व्यक्तित्व से खिंचाव महसूस करने लगा। उसने अपनी हदें पार करते हुए तन्वी की जांघ पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उसे तन्वी के बगल में खड़ी एक डरावनी आत्मा दिखाई दी। वो डर से कांप उठा और गाड़ी से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी का दरवाजा जैसे जाम हो गया था और आत्मा के प्रभाव में उसने बार बार अपना सिर कार के शीशे पर मारना शुरू कर दिया जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। तन्वी ने शांत भाव से गाड़ी से बाहर कदम रखा। नंगे पैर तेज बारिश में उसने एक अद्भुत नृत्य करना शुरू कर दिया। उसकी चाल में अजीब सा आकर्षण और खौफनाक रहस्य था। फिर वो होटल की ओर बढ़ने लगी। पास में खड़ा एक निजी जासूस जो पहले से तन्वी का पीछा कर रहा था उसे होटल में जाते हुए देखता है। उसने अपने कैमरे के साथ होटल में उसका पीछा किया, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि तन्वी उसकी उपस्थिति से पहले ही वाकिफ थी। उसने जानबूझकर सेक्सी और मोहक आवाजें निकालते हुए उसे अपने कमरे में बुला लिया। जासूस, जो पूरी तरह से तन्वी के जाल में फंस चुका था, अपने पेशेवर दायित्वों को भूलकर केवल अपने गलत इरादों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसने अपनी जैकेट उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी बाथरूम से एक अजीब आवाज आई। वो अन्य ढंग से बाथरूम की ओर बढ़ा और सोचा कि वो शायद वहां कोई और देख पाएगा। जैसे ही उसने बाथरूम का पर्दा हटाया वो बुरी तरह डर गया। उसके कदम लड़खड़ा गए और इस दौरान तन्वी ने पीछे से आकर एक फल काटने वाले चाकू से उसका गला काट दिया। जासूस वही गिर पड़ा और तन्वी ने बिना रुके उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। उसी समय घर पर सो रहे फरीस को अपने चेहरे पर कुछ बूंदें गिरती महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि छत से खून की बूंदें टपक रही थी। ये वही खून था जो उसने पहले भी छत पर दाग के रूप में देखा था। फरीस ने पहले कभी इतनी विचित्र घटनाएं नहीं देखी थी, इसलिए उसने टोनी से मदद लेने का सोचा। टोनी ने तुरंत पहचान लिया कि यह बुरी आत्मा के प्रभाव का मामला है। उसने फरीस को बुरी आत्मा से छुटकारा पाने की विधि बताई और सलाह दी कि जैसे ही तन्वी घर लौटे ये प्रक्रिया शुरू की जाए। जब फरीस तैयारी कर रहा था उसने अचानक तन्वी की चीजों में से एक पुरानी वीडियो टेप खोजी। उत्सुकतावश उसने उस टेप को चलाया। वीडियो में एक थिएटर के रिहर्सल के दृश्य थे जहां तन्वी और मिता मौजूद थी, लेकिन ये दृश्य देखकर फरीस को सच्चाई का पता चला। वीडियो में मिता तन्वी से कह रही थी कि वो हमेशा से फरीस को पसंद करती है और उसके साथ एक रात बिताने की ख्वाहिश रखती है। उसने ये भी वादा किया कि अगर तन्वी उसकी मदद करती है तो वो तन्वी को एक ऐसा अनुभव देगी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। तन्वी ने तुरंत मिता के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने पति के प्रति वफादार थी और इस तरह के किसी भी रिश्ते को नकार रही थी। Bukan manusia. Gairah ini yang akan mengubahmu sepenuhnya. वीडियो देखने के बाद फरीस को समझ आ गया कि उसने अपनी पत्नी को गलत समझा। उसने तन्वी से माफी मांगने और सुलह करने का फैसला किया। वो सीधा उस होटल पहुंचा जहां तन्वी ठहरी हुई थी, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने पाया कि निर्देशक वायु पहले ही वहां पहुंच चुका था। वायु तन्वी के लिखे हुए नए नाटक के स्क्रिप्ट को पढ़ने में इतना डूबा हुआ था कि उसने फरीस की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। वायु ने स्क्रिप्ट की तारीफ करते हुए तन्वी से कहा कि वह इसे जल्दी से पूरा करे क्योंकि ये नाटक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। वायु द्वारा तन्वी पर लगातार दबाव डालने की हरकतें आखिरकार बुरी आत्मा को क्रोधित कर देती है। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ जाती है और छत पर खून के धब्बे बनने लगते हैं। अगले ही पल बुरी आत्मा उल्टा लटक कर वायु के सामने प्रकट हो जाती है। वायु डर के मारे जड़ हो जाता है और इसी बीच बुरी आत्मा तन्वी को अपने वश में कर लेती है। तन्वी आत्मा के प्रभाव में आकर वायु पर वार कर उसे वही खत्म कर देती है। जब फरीस होटल के नीचे पहुंचता है तो वो वायु की लाश को छत से गिरते हुए देखता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वो तुरंत अपनी पिस्तौल लेकर होटल की ओर भागता है। होटल के लिफ्ट में चढ़ते वक्त एक बूढ़ी महिला भी लिफ्ट में आ जाती है और अजीबोगरीब बातें करने लगती है। जैसे ही वो अपने वाक्य खत्म करती है लिफ्ट की लाइट्स झपकने लगती है। अगले ही पल वो महिला फरीस के सामने से गायब हो जाती है। इस अजीब घटना से फरीस का तनाव और बढ़ जाता है। जब वो तन्वी के कमरे में पहुंचता है तो उसे वहां सिर्फ वही गद्दी दिखाई देती है जो उनके घर में भी थी। तन्वी को बेहोश हालत में कमरे के एक कोने में पड़ा पाता है। फरीस तुरंत तन्वी को घर ले आता है और बाथरूम में उसकी चोटों को साफ करता है। जब वे दोनों बेडरूम में लौटते हैं
तो फरीस अपनी खूबसूरत पत्नी को देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाता। छुट्टी से लौटने के बाद से अब तक दोनों के बीच कोई नजदीकी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जब फरीस उसके करीब आने की कोशिश करता है तो तन्वी उसे सख्ती से मना कर देती है। तन्वी, जो अब पूरी तरह आत्मा के वश में है, चाकू उठाकर फरीस को धमकाती है कि वो उससे दूर रहे। अपनी बात को साबित करने के लिए वो चाकू से अपनी ही गर्दन पर वार कर लेती है। तन्वी के बेहोश होने के बाद फरीस तुरंत उसकी चोटों पर पट्टी बांधता है और एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी करता है। इसके लिए वो टोनी को बुलाता है, जो बुरी आत्माओं को भगाने में माहिर है। टोनी अपने मंत्रों की किताब लेकर आता है और फरीस को समझाता है कि सबसे पहले तन्वी के शरीर पर किसी असामान्य निशान की जांच करनी होगी। Tidak ada setan di dalam situ. Setan adalah di dalam kalian. जैसे ही टोनी तन्वी की जांच शुरू करता है, बेहोश पड़ी तन्वी अचानक जाग जाती है। वो हवा में ऊपर उठने लगती है और उसके मुंह से अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। उसी समय मीता स्कूल से बुड्डी को लेकर घर पहुंचती है। फरीस तुरंत मीता से पूछता है कि उसने तन्वी के साथ क्या किया है। वो मीता से विनती करता है कि अगर वो तन्वी को सामान्य स्थिति में ला सकती है तो वो मीता की हर शर्त मानने को तैयार है। मीता ये सुनकर फरीस के करीब आ जाती है और उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बुरी आत्मा अचानक प्रकट होती है और मीता के शरीर पर काबू पा लेती है। कुछ ही क्षणों में मीता की आंखें सफेद हो जाती है और वो अचानक चाकू लेकर फरीस पर हमला कर देती है। फरीस बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद मीता घर से बाहर भागती है और सड़क पर अजीब तरह से घुटनों के बल रेंगने लगती है। एक आदमी तेजी से भागता हुआ सुरंग में प्रवेश करता है। वहां पहुंचकर वो जमीन पर घुटनों के बल गिरकर दीवार से सिर मारने लगता है, जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। इसी बीच दूसरे कमरे में एक आदमी, जिसका नाम टोनी है, किसी का तांत्रिक विधि से भूत भगाने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में उसकी नीयत खराब थी। उसने मौका पाकर कमरे में अकेली मौजूद टर्ना के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि फरीद को वक्त रहते इसका आभास हो गया और वो तुरंत वहां पहुंच गया। उसने टोनी को रोका और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान अचानक टर्ना हवा में ऊपर उठ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब फरीद ने मोमबत्ती जलाकर देखा तो टर्ना गायब थी। इस बीच टोनी ने मौका पाकर फरीद पर हमला किया, लेकिन तभी एक बुरी आत्मा ने टोनी पर कब्जा कर लिया। आत्मा के प्रभाव में आकर टोनी दीवार पर सिर मारने लगा। फरीद ने टोनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन टोनी वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी बेडरूम से एक महिला की आवाज सुनाई देती है। फरीद तुरंत अंदर भागता है और देखता है कि एक भयानक आत्मा टर्ना के ऊपर झुकी हुई है। ये दृश्य देखकर फरीद डर के मारे बेहोश हो जाता है। होश में आने पर फरीद खुद को एक थिएटर में बंधा हुआ पाता है। उसके चारों ओर वे लोग बैठे हैं जिन्हें आत्मा ने पहले ही मार डाला था। स्टेज पर टर्ना आत्मा के प्रभाव में होकर नाटक प्रस्तुत कर रहा है। वो फरीद और अन्य लोगों पर आरोप लगाता है कि वे केवल उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे। टर्ना आत्मा के प्रभाव में बार बार कहता है कि इन लोगों की नीयत राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक थी। इस तरह कहानी खत्म होती है। अगले भाग में फिर मिलते हैं।